हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे राइट्स के बारे में और हमने पढ़ी थी कांट की डिग्निटी का विचार की डिग्निटी क्या होती है। उसने बताया था कि हर व्यक्ति की एक वैल्यू होती है, जिस तरह से एक आदमी की वैल्यू होती है और उसी तरह एक व्यक्ति की वैल्यू होती है। हम लोगों को उस तरह से ट्रीट करें जैसे हमें उम्मीद होती है कि दूसरे लोग हमें ट्रीट करें। अब मैंने बताया था कि ह्यूमन बीइंग की जो लिस्ट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्यों? जब शुरुआत में हमने राइट्स प्राप्त करने तो उनका दायरा बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है नई नई तरह के राइट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक है राइट टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि कोई भी गवर्नमेंट कोई भी काम करे उसकी हमें जानकारी मिले। मान लो आप किसी रेपुटेटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ नहीं, तो आप कारणों को जानने के लिए सूचना का अधिकार प्रयोग करते हुए उस सूचना के अधिकार के तहत ये जान सकते हैं कि आपका एडमिशन किसी भी रेपुटेटेड जगह पे जहां आप चाहते थे वहां क्यों नहीं हुआ। पहले ये जानकारी आपको नहीं मिलती थी क्योंकि जो कॉलेज ऑफिशियल या अथॉरिटी इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं थे कि वह आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करे। लेकिन वर्तमान में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है आपके पास, 2005 में ये अधिकार भारतीय लोगों को मिला और इसके तहत आप इस काबिल बने कि आपको हर तरह के सूचना का अधिकार मिलता रहे और आपको हर सूचना मिलती रहे। जैसे आपके गांव में पंचायत काम कर रही है, मान लो 10 करोड़ रुपए आए गांव में और कहीं भी विकास के काम दिखाई नहीं दे रहे, तो आप आरटीआई लगा के, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का प्रयोग करते हुए आरटीआई लगा के आप पता लगा सकते हो कि वो 10 करोड़ रुपए लगे कहाँ, और वो सारे जवाब सरपंच या पंचायत को देने जरूरी हैं। अगर ये अधिकार मतलब सूचना आपको ना मिले तो आप जो राइट टू हमारा इंफॉर्मेशन कमीशन है, एक हमारा सूचना कमीशन है, वो फिर सजा दे सकता है। ये ज़रूरी है। कई राज्यों में तो ये है कि 15 दिन में देनी है या 10 दिन में देनी है, वैसे महीने का इनका टाइम है। तो ये जैसे ये चीज़ मिली हमें 2005 में आके, इससे पहले सूचना का अधिकार नहीं था, बल्कि राइट गोपनीयता का अधिकार था सरकार के पास 1923 के एक्ट के तहत, कि किसी भी सूचना को सरकार छिपा सके, क्योंकि अंग्रेज सरकार थी 1923 में तो, और भारतीयों को वो क्यों राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट देगी, क्योंकि सारे इंपीरियल जो काम थे, साम्राज्यवादी काम थे, वो छुप छुपा के ही जनता से होते थे। लेकिन डेमोक्रेसी में सरकार को क्या छुपाने की ज़रूरत होती है। अगर कोई हिम्मत वाली सरकार है और वो करप्शन वगैरह नहीं करती, किसी भी ऐसे चार्जेज में वो इन्वॉल्व नहीं है, तो वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दे देगी। उसके साथ साथ टुडे ऑफ, आप जैसे दिल्ली जैसे शहर में देखोगे, वहाँ कई बार इतना पोल्यूशन हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो दिल्ली वाले डिमांड करते हैं जी आपने हमें राइट टू लाइफ दिया है, जीने का अधिकार दिया है, तो जीने के अधिकार के साथ तो हवा, पानी, भोजन मिलेगा तभी तो हम जी पाएंगे। तो इस तरह के, और हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है ये आदेश दे रही है सरकार को कि हाँ, ये सब चीज़ें, फ्रेश वाटर, क्लीन एयर, बेसिक नीड्स, प्रॉपर डाइट्स, ये देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप जीने का अधिकार दे रहे हो, ये इसमें शामिल है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ोगे और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें जीवन के अधिकार के काफ़ी विस्तार हुआ है। टुडे ऑफ द नीड ऑफ प्रोटेक्ट the natural environment, and this has generated demand for rights to clean air, water, sustainable development and the likes। आज जो नीड है नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाने की, ये भी एक मतलब राइट्स हो गया है कि नेचर बचेगी तभी तो हम बचेंगे, इन्वायरमेंट बचेगा तो हम बचेंगे। राइट टू एयर, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनकी महत्ता बढ़ती जा रही है। And the like, a new awareness about the changes which many people, especially women, children and sick, face in time of war or natural crisis, has had also lead to demand for a right to livelihood, right of children and likes।
और इसके साथ साथ ही जो जब जागृति बढ़ी तो साथ साथ में जो लोग हैं, वुमेन्स हैं, खासकर चिल्ड्रन, बच्चों के अधिकार हैं, बीमार व्यक्तियों के अधिकार हैं, उनके लिए सरकारों पर प्रेशर आ गया है कि वो काम करें। जैसे हमारे देश में हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम है, तो बुजुर्गों के लिए पेंशन है, 5 लाख तक की बीमारियों का उनका इलाज है मुफ्त है। बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे टीकाकरण की जिम्मेदारी, पोलियो की दवाई की जिम्मेदारी, उनकी डाइट्स की जिम्मेदारी 8वीं क्लास तक, ये सब सरकार लिए हुए है। Such claims express a sense of moral outrage about infringement of people's dignity, and they also act as a rallying call to property people to try and extend the right of all human beings. और इसके साथ साथ ज़रूरी हो गया है, ये सब मोरल चीज़ें हैं कि व्यक्ति की डिग्निटी है, एक सम्मान है और उसको एक सम्मान पूर्वक जीना है। तो ह्यूमन बीइंग के रूप में जो उसे राइट्स प्राप्त है, वो राइट्स को सरकार दे उनको और वो उनके हिसाब से जी सके, दूसरे लोगों की तरह जो उसके फेलो बीइंग है उसकी तरह वो भी एक सम्मानित जीवन जी सके। और इसके साथ साथ ही वी शुड नॉट अंडरस्टैंड द एक्सटेंट एंड पावर ऑफ सच क्लेम्स। इस तरह से हमें जब लोग क्लेम करते हैं तो हमें उनकी पावर को एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि वैसे ही डिमांड हो रही है। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 1992-93 में ये एक आंदोलन था, छोटा सा, राजस्थान से शुरू हुआ था। और शुरू में ये लग रहा था कि नहीं जी, इससे मतलब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बाद में ये क्लेम लोगों का राइट सिद्ध हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस टाइम में मनरेगा के तहत और जो प्रधानमंत्री काम के बदले अनाज एक प्रोग्राम था, उसके तहत उनको वो नहीं मिल रही थी, पे नहीं मिल रही थी, काम लिया जा रहा था और उनको बताया ही नहीं जा रहा था कि आपका पैसा आया कि नहीं आया। बाद में उन लोगों ने, एक तो ये आपके दिल्ली के सीएम बने हुए हैं केजरीवाल और एक मेधा पाटेकर थी, उन्होंने खूब सरकार से आंदोलन किए और तब जाकर राजस्थान में ये अधिकार दे दिया गया राइट टू इंफॉर्मेशन कि आप इनसे आप जो भी आपका हिसाब बनता है, आपके काम के घंटे हैं, वो पूछ सकते हैं और किस आधार पर पैसे नहीं आए ये भी जान सकते हो। दे ऑफन इन्वोक, ये क्लेम जो हैं कई बार पीपल की डिग्निटी एंड एक्ट एज रैलिंग कॉल टू पीपल ट्राई एक्सटेंड द राइट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। वी शुड नॉट अंडरस्टिमेट द एक्सटेंट द पावर ऑफ सच क्लेम्स। दे ऑफन इन्वोक वाइड स्पोर्ट्स, क्योंकि इनको अगर ये क्लेम सच्चे हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि भारत में करप्शन जोरों पर हो गया था इस तरह से, क्योंकि अधिकारियों से कोई पूछताछ हो ही नहीं पाती थी ना। जो गरीब लोगों के पैसे खा रहे थे राजस्थान में, वो उन अधिकारियों से बात पता ही नहीं की जा रही थी। मान लो पैसा आया है 10 करोड़ रुपए पंचायत को लगाने के लिए, कहीं हॉस्पिटल, कहीं चीज़ें बन ही नहीं रही थी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तो आपको सारी जानकारी देनी पड़ती है कि कहाँ बना, कितने है कि नहीं है, फोटो लेने पड़ते हैं उनके। तो इस तरह से ये क्लेम कई बार बहुत उनका सपोर्ट मिलता है। यू मे हैव हर्ड अबाउट द पीपल स्टार बॉब्स जुल्डोफ recent appeal to Western government to end poverty in Africa and seen TV reports about the scale of supports which has he received from ordinary people। आपने सुना होगा पॉप स्टार एक अमेरिका के बॉब जिलोड ऑफ है ना, जो एक पॉप स्टार हैं, गायक हैं, उन्होंने वेस्टर्न गवर्नमेंट, जो यूरोपियन गवर्नमेंट है, उनसे अपील की कि आप अफ्रीका जैसे देशों में गरीबी जो है उसे ख़त्म कीजिए। और उसकी रिपोर्ट जो है, उनकी डॉक्यूमेंट्री टीवी पर आई और लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया कि हाँ बिल्कुल, हम इतने अच्छे जीवन जी रहे हैं और ये लोग इतनी गरीबी में, हमें कुछ ना कुछ तो करने चाहिए। लीगल राइट्स एंड द स्टेट्स। लीगल राइट्स कौन से होते हैं? जो आपके कानून में लिखे होते हैं, कानून के अनुसार जो अधिकार आपको दिए गए उन्हें हम वैधानिक अधिकार कहते हैं। हिंदी में उसे वैधानिक अधिकार कहते हैं लीगल राइट्स को। ये सिविल राइट्स भी होते हैं आपके।
While claim for human rights appeal to our moral self, the degree of success of such appeal depend on a number of factors, most important of which is support of the government and the law. देखो, ये क्लेम करते हैं ह्यूमन राइट और कई बार हमें लगता है कि हम मोरली ये बहुत सही है। अगर मान लो दिल्ली के लोग साफ हवा के लिए क्लेम कर रहे हैं तो सभी को लगेगा कि बिल्कुल जी ये तो बहुत अच्छी अपील कर रहे हैं, ये इनका नैतिक हक है, इनका जीने का हक है। लेकिन कई बार इसका सपोर्ट्स करता है डिपेंड कि ये क्या ये कानून और क्या ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज और लॉ के साथ में चलने वाले हैं, लॉ के विरुद्ध तो नहीं है, कानून के विरुद्ध तो नहीं है। दिस इज वाई सो मच इम्पोर्टेंस इज प्लेस्ड ऑन द लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द राइट्स, क्योंकि बाद में ये क्लेम लोग क्या कहते हैं, इनको राइट्स बना दो। राइट्स कब बनेंगे? जब वो लीगली ठीक होंगे, कानून के अनुसार होंगे। कानून के अनुसार मान लो हमारे देश में समानता का अधिकार है सभी को, एक ग्रुप कहता है कि जी हमें तो ज़्यादा अधिकार देने चाहिए, मिलने चाहिए, लेकिन अगर वो अधिकार समानता के अधिकार का खंडन कर रहा है तो वो अधिकार नहीं दिए जा सकते। तो इस तरह से ज़रूरी है कि क्लेम जो हैं आपके जब भी राइट बन सकते हैं जब वो राइट सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज हों, सोसाइटी उनको सपोर्ट करे और वो कानून के ढांचे में ढल जाए, कानून के विरुद्ध ना खड़े हों। ए बिल ऑफ राइट्स इज इंश्योर्ड इन द, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था हमारा, ये कोई किसी के अधिकार के विरुद्ध नहीं था। मतलब आज भी जो प्राइवेसी का अधिकार है, मान लो कोई कहता है कि प्राइवेसी से ख़त्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन से, कोई भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन के नाम पर किसी की प्राइवेसी, तो वो मामलों में अथॉरिटी जो है सूचना का अधिकार नहीं देती, कह देती है कि किसी का ये प्राइवेट मामला है, इसमें हम नहीं दे सकते। लेकिन ये कानून के आड़े नहीं आ रहा, कानून के विरुद्ध नहीं है ये। A Bill of Rights is enshrined in the Constitution of many countries. Constitution represents the highest law of the land, and so constitutional recognition of certain rights give them a primary importance. In our country, we call the fundamental rights. और ये क्लेम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए बिल रखा जाता है, फिर ये बिल जो है पास हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको लिख दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिकॉग्नाइजेशन इनको मिल जाती है और फिर इनकी इम्पोर्टेंस होती है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में, देश के कानून में ये नहीं लिखा होता, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती। जैसे हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स, अदर लॉज एंड पॉलिसीज आर सपोज टू रिस्पेक्ट द राइट ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके साथ साथ जो हमारी नीतियाँ और कानून होना चाहिए वो भी इन राइट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए बने होने चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बने होने चाहिए। मान लो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये आदमी पे डिपेंड है कि वो, इसके साथ साथ हमने अपनी सिस्टम भी तो सेटअप किया कि जुडिशरी को बनाया कि आप इसको देखिए अगर कोई वायलेट करता है। उसके साथ साथ हमने कानून में आर्टिकल 32 रखा, आर्टिकल 126 है मेरे ख्याल से, वो रखा, और इसके अनुसार जो है 226 रखा, जिसके तहत जो ये राइट्स हैं इनको प्रोटेक्शन दी गई। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना ही राइट्स को देना नहीं है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऐसी नीतियां बनाए कि वो उन फंडामेंटल राइट्स के लिए सपोर्ट करती हो। ठीक है, उसके बाद है अदर लॉ एंड पॉलिसीज आर सपोज टू रिस्पेक्ट द राइट ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द राइट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी those which are considered to be basic importance. In some case, these may be supplemented by claim with gain importance because the particular history and custom of the country. In India, for instance, we have provision to ban untouchability, which draw attention in a traditional social practice in the country. कई बार क्या हो जाता है कि जो क्लेम है वो इम्पोर्टेंस इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम ये हिस्ट्री और कस्टम से जुड़े होते हैं। जैसे हमारे देश में अनटचेबिलिटी है, इसने
लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये एक बुरी सामाजिक बुराई है जो देश में है और ये लोगों के बीच में भेदभाव करती हैं. So important is the legal and constitutional recognition of our claim that several theorists define right as claim that are recognized by the state. और जैसे ही क्लेम को लीगल इम्पोर्टेंस मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, तो बहुत सारे क्लेम जो है वो राइट्स बन जाते हैं. द लीगल इंडोर्समेंट सर्टेनली गिव आवर राइट्स स्पेशल स्टेटस इन सोसाइटी. और इस तरह से वो लीगल वैधानिकता किसी भी राइट्स को समाज में एक महत्वपूर्ण स्टेटस देती है. बट इट इज़ नॉट द बेसिस ऑन विच राइट आर क्लेम्ड. As we discussed earlier, right have steadily been expanded and reinterpreted to include previously excluded group and to reflect our contemporary understanding of what it means to lead a life of dignity and respect. मतलब rights ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी ग्रुप के विरुद्ध हों, किसी एक ग्रुप के हों और दूसरे ग्रुप के विरुद्ध हों. राइट्स ऐसे होने चाहिए जो व्यक्ति की समाज में रिस्पेक्ट को बढ़ाए, दूसरे व्यक्ति की रिस्पेक्ट का खंडन भी ना करे. मतलब ऐसे अधिकार जो सबके साथ सबके लिए हों. जैसे बोलने का अधिकार है, हम कैसे कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी को बोलने का अधिकार और दूसरी कम्युनिटी को बोलने का अधिकार नहीं है. पढ़ने का अधिकार कैसे हम कह सकते हैं एक कम्युनिटी के पढ़ने से दूसरे कम्युनिटी के अधिकारों का हनन होता है. जैसे वेद पढ़ना पहले हमारे देश में मतलब शुरू में एशियन टाइम में वेद पढ़ना सबके लिए अलाउड था. स्त्रियां, दलित, शूद्र सब. वैसे तो वहाँ शूद्र होते ही नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जो सोसाइटी ने गलत ट्रेंड चलाए तो बहुत सारी वुमेन्स को और शूद्रों को बाहर निकाल दिया कि इस योग्यता से कि आप वेद पढ़ सकते हैं, संस्कृत का अध्ययन कर सकते हैं. तो इस तरह से वेद ना पढ़ना एक मान लो ब्राह्मण पढ़ते हैं, अगर वुमेन पढ़ती है या शूद्र पढ़ते हैं तो ब्राह्मणों को कैसे उससे हानि पहुंच सकती है. ठीक है ना. ये लॉजिक है इन बातों के पीछे कि अगर अधिकार मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे जो सबके लिए ठीक हो. However, in the most cases, the claim right are directed toward the states. जो क्लेम है वो राज्य के लिए हैं, मतलब राज्य से ही प्राप्त करने हैं क्लेम. राज्य से ही डिमांड करता है व्यक्ति की मुझे ये चाहिए. That is through these right people make demand upon the state. और इसके द्वारा ही लोग स्टेट से डिमांड करते हैं कि हमें इन राइट्स की ज़रूरत है. When I assert my right to education, I call upon the state. जब मैं एजुकेशन का अधिकार मांगता हूँ तो मैं स्टेट से कहता हूँ कि एक तो मेरे को एजुकेशन लेने से रोका ना जाए. सोसाइटी को आप समझा दीजिए, अगर कोई मेरी एजुकेशन के आड़े है तो आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए. स्टेट मुझे प्रोटेक्शन देगी उस सोसाइटी से जो मुझे रोक रही है. एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, पूरी सोसाइटी तो नहीं रोकेगी. दूसरी बात, आपने मुझे वादा किया है कि आप मुझे एजुकेशन का अधिकार दे रहे हैं, तो मैं जहाँ हूँ वहाँ एजुकेशन की फैसिलिटीज भी दीजिए. आप स्कूल खोलिए, किताबें दीजिए. अगर मैं गरीब हूँ तो इवन मेरी भोजन की व्यवस्था भी कीजिए. एजुकेशन का अधिकार वैसे ही नहीं लिख देती गवर्नमेंट की लो भाई एजुकेशन का अधिकार दे दिया, किसको क्या जाता है, पढ़ने का अधिकार दे दिया सबको. नहीं, जैसे ही आप फंडामेंटल राइट देते हो तो स्कूल खोलने की जिम्मेदारी आपकी है. टीचर्स नहीं है देने की वो आपकी है. अगर बच्चा भूखा है तो भोजन करवाना उस स्कूल को के घंटों के दौरान वो आपकी जिम्मेदारी है. किताबें प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, मतलब स्टेट की जिम्मेदारी है. ड्रेसेस, जैसे आप देखते हो 8वीं तक के बच्चों, हमारे देश के संविधान में 21 आर्टिकल है, उसमें 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था भारत सरकार करती है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स बन चुकी है. आप स्कूलों में देखोगे, सरकारी स्कूलों में उनके लिए मिड डे मील की भी व्यवस्था है, उनके लिए ड्रेसेस भी आती हैं, मुफ्त किताबें मिलती हैं, बैग्स मिलते हैं, गर्मी सर्दी की ड्रेसेस मिलती है. उसके साथ साथ 200-300 रुपए कुछ ऐसी इंस्टॉलमेंट भी उनके खातों में आती है कि वो पेन वगैरह खरीद सके.
कॉपियां वगैरह खरीद सकें। तो ये क्या है, ये राइट जिम्मेदारी ली है गवर्नमेंट ने कि आपको मैं राइट टू एजुकेशन देती हूँ, तो अब मैं आपको ये अधिकार भी, इसके साथ साथ मैं आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाऊंगा जो फैसिलिटीज़ एजुकेशन के अधिकार के लिए ज़रूरी हैं। सोसाइटी में आल्सो एक्सेप्ट, देखो एक अकेला रशिया ऐसा देश है जहाँ राइट टू लेबर है, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, इसका मतलब समझ लो आप। राइट टू वर्क का मतलब क्या है कि हम आपको काम करने का अधिकार देते हैं। काम करने का अधिकार का मतलब है कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, आपको रोजगार देंगे। अगर कोई रोजगार नहीं मिलता किसी दिन, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको काम दे, और काम नहीं दे मिला तो जितने भी एक मजदूरी का दिवस है उसके 400 या 500 रुपए दे। हमारे देश में अभी तक ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन DPSP के तहत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के तहत, हमने राज्य के नीति निर्देश के सिद्धांत तहत हमने एक मनरेगा नाम की योजना बनाई हुई है। और इसमें क्या कहा गया है कि आप को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। 100 दिन के रोजगार का मतलब, अगर आपको 99 दिन रोजगार नहीं मिला है और एक दिन नहीं मिला, तो एक दिन के पैसे आपको सरकार देगी। और आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों का नाम रजिस्टर्ड है उसमें, लेकिन ये अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में देते ही लोग कोर्ट में चले जाएंगे। आज तो DPSP में है मनरेगा, और सरकार इसे कभी भी खत्म भी कर सकती है, क्योंकि ये तो DPSP जो होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये तो कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं। अगर सरकार की कैपेसिटी नहीं है तो वो उसको खत्म कर देती है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स एक बार दे दिए तो दे दिए, उसको संविधान में परिवर्तन करके ही हटाया जा सकता है। सोसाइटी में आल्सो एक्सेप्ट ग्रुप में open school and fund scholarship so that children of all classes can get the benefit of education। और जैसे ही राइट टू एजुकेशन मिला तो इसका मतलब स्कूल खुले, स्कॉलरशिप दी, बच्चों को बेनिफिट, ऐसी ऑल क्लासेस का बेनिफिट दिया कि वो अपनी स्टडी आराम से चला सके। बट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपन द स्टेट, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, स्टेट की होगी। इट इज़ द स्टेट दैट मस्ट इनिशिएट नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर दैट माई राइट टू एजुकेशन इज़ फुलफिल। और स्टेट ये इसके लिए जिम्मेदार है कि मेरा शिक्षा का अधिकार मैं पूरी उसके साथ मुझे मिले, पूरी फैसिलिटीज़ के साथ मुझे मिले, और सरकार की जिम्मेदारी है उसके लिए कदम उठाए। Thus right place an obligation upon the state to act in certain kind of way. Each right indicate what the state must do as well as what it must not do। राइट के साथ साथ एक उत्तरदायित्व होता है सरकार का है। अक्सर जो कहा जाता है कि जो राइट्स हैं वो नेगेटिव हैं। नेगेटिव क्यों है, नकारात्मक बोलते हैं इसको। ये कहा जाता है कि ये स्टेट को कुछ करने से रोकते हैं। ये स्टेट को बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे आपने पहला अधिकार पढ़ा हमारा है राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। इसका मतलब ये स्टेट को कहता है कि आप अनइक्वल व्यवहार नहीं कर सकते, आपको इक्वेलिटी रखनी होगी। इसके अंदर आता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। आपकी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि आप कानून के समक्ष किसी की व्यक्ति के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। एक जो 15वां आर्टिकल है हमारा 15th आर्टिकल, उसमें कहा गया है कि सरकार धर्म, जाति, कलर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। 16 आर्टिकल जो 16 आर्टिकल है संविधान का, उसमें लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट द सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, लैंग्वेज ऑन इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव सरकार नहीं कर सकती। गोरे और काले के आधार पर नौकरियां नहीं बांट सकती आपकी सरकार। तो ये सब क्या है, ये ओब्लिगेशन है स्टेट पे कि क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। और
डीपीएसपी में तो ये है, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें तो कहती है कि स्टेट को ये करना चाहिए, ये करेगी सरकार। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में रोक भी लगाती है कि आपको ये नहीं करना। जैसे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है। इसका मतलब ये है कि सरकार पर्सनल मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकती, है ना। बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती। इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू एज वेल एज व्हाट इट मस्ट नॉट डू। सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वो चाहिए जो है शुड वाला नहीं है, मस्ट वाला है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, माई राइट टू लाइफ obliges दैट स्टेट टू मेक लॉ दैट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इंजरी बाय अदर। अगर मेरे पास जीने का अधिकार है तो स्टेट की जिम्मेदारी है, ओब्लिक है, दायित्व है। ओब्लिक का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, दायित्व है ये, कि वो मुझे दूसरों से बचाए जो मुझे इंजर कर सकते हैं, ऐसे कानून बनाए। इट कॉल्स अपन दैट द स्टेट टू पनिश दोज हु हर्ट मी। और ये भी है स्टेट की जिम्मेदारी है उनको पनिश करे जो मुझे हर्ट करते हैं, मुझे हानि पहुंचाते हैं। इफ ए सोसाइटी फील्स दैट द राइट टू लाइफ means a right to good quality of life, it expects the state to pursue policy that provide for clean environment along with other conditions that may be necessary for a healthy life। और इसके साथ साथ अगर किसी सोसाइटी में गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ का अधिकार है तो इसका मतलब है सरकार की जिम्मेदारी है कि वो क्लीन इन्वायरमेंट करे, ऐसी कंडीशन पैदा करे जो हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी हो। इन अदर वर्ड्स, माई राइट हेयर प्लेस सर्टन ऑब्लिगेशन अपन द स्टेट टू एक्ट इन सर्टन वे। और मेरा जो अधिकार है वो सरकार पर ऑब्लिगेशन डालता है, सरकार पर दायित्व डालता है कि वो मेरे अधिकार को बचाने के लिए कुछ विशेष जरूर करे। राइट नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू। राइट केवल ये नहीं बताते कि स्टेट को क्या करना चाहिए, दे आल्सो सजेस्ट व्हाट द स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। किस चीज़ों से बचना चाहिए स्टेट को। जैसे हमारे देश की सरकार अभी आधार कार्ड को, जो यूपीआई नंबर आपका यूडीआई नंबर, आधार कार्ड को क्या कर रही थी, नेसेसरी कर रही थी कि आधार में जो डाटा है उससे हम नेसेसरी कर दे हर जगह प्रोवाइड करने के लिए बैंक्स वगैरह में। लेकिन इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका गई कि इससे पर्सनल जो जानकारी है व्यक्ति की कहीं भी खोली जा सकती है। तो सरकार इंश्योर करे कि या तो मुझे मेरे पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने की दायित्व ले, ऑब्लिगेशन करे, या मेरे राइट्स को ना हिलाए ना छेड़े। माई राइट टू लिबर्टी एज ए पर्सन, मेरे एक पर्सन के रूप में मेरी लिबर्टी का जो अधिकार है। फॉर इंस्टेंस, सजेस्ट दैट द स्टेट कैन नॉट सिंपली अरेस्ट मी। स्टेट मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती, स्टेट की जो पुलिस है वो मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट मेरी इच्छा के, और जब तक मुझे जेल में नहीं डाल सकती जब तक मैंने इस देश के कानून का उल्लंघन ना किया हो। इट मस्ट गिवन रीजन फॉर curtailing my liberty, क्योंकि जेल में डालने का मतलब है मेरी स्वतंत्रता का हनन करना, मेरी स्वतंत्रता को कर्टेल करना, कम करना, और बिना किसी कारण से आप मेरी स्वतंत्रता को कर्टल नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। बिफोर ए जुडिशियल कोर्ट, सिर्फ जुडिशरी ये बता सकती कि मैंने क्या ऐसी मतलब क्या मेरा एक्शन था जिससे मेरी स्वतंत्रताओं को काटा जा रहा है, मेरी स्वतंत्रताओं को कम किया जा रहा है। अगर मुझे फ्रीली मूव करने का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है, तो जुडिशरी ये बताएगी अब आप स्वतंत्र रूप से घूम फिर नहीं सकते क्योंकि आपने ये काम किया है जो आपकी स्वतंत्रता को वायलेट करेगा। This is why the police are required to produce an arrest warrant before taking me away। ये आपने फिल्म में भी देखा होगा कि अरेस्ट करने आते हैं तो उनसे मांगी जाती है कि आप वारंट दिखाइए, और जैसे ही पुलिस मेरी स्वतंत्रता को वायलेट करेगी, कम करेगी,
तो मेरे सामने उसे वारंट दिखाना होगा, और वारंट इस बात का सबूत होगा कि मैंने इस देश के कानून के विरुद्ध कुछ किया है जिससे मेरी स्वतंत्रता का वायलेशन सरकार कर सकती है। माई राइट्स थस प्ले सर्टन कॉन्स्ट्रेंट अपन स्टेट एक्शन। मेरी स्वतंत्रता, मेरा अधिकार राज्य के एक्शन पर भी प्रतिबंध लगाएगा कि आप जो है एक व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते, उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते अगर उसने देश के कानून को भंग नहीं किया। बिना कारण से उसके किसी भी स्वतंत्रता को कम नहीं किया जा सकता। To put it another way, our rights ensure that the authority of the state is exercised without violating the sanctity of the individual life and liberty. बिना किसी कारण से स्टेट या स्टेट की कोई भी अथॉरिटी मेरे लाइफ और लिबर्टी को वायलेट नहीं कर सकती। द स्टेट में भी सोवरन अथॉरिटी, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेट एक सोवरन अथॉरिटी है, प्रभुसत्तात्मक अथॉरिटी है। इसका मतलब उसके बाहरी और भीतरी कामों पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। बट लॉ के अनुसार मेरी पर्सनल लाइफ भी सोवरन है, ठीक है ना, उसे भी अधिकार मिला है, उसे भी एक प्रोटेक्शन है इस देश के कानून के अनुसार। और जब तक इस देश का कानून ना कहे, रूलर चाहे कुछ भी हो, रूलर कुछ भी चाहे, मेरी स्वतंत्रता को वो भंग नहीं कर सकते। हाँ, स्टेट सोवरन है और वो इंडिविजुअल सारे समाज की भलाई के लिए इंडिविजुअल की स्वतंत्रता को कर्टेल कर सकती है, कम कर सकती है, बट उसके पीछे भी कानून होना चाहिए कि समाज की शांति और व्यवस्था के लिए या हम नैतिकता के लिए हम किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टल कर सकते हैं। द रूलर आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन एंड मस्ट नॉट फॉरगेट दैट लॉ एग्जिस्ट टू इंश्योर द गुड ऑफ द पीपल। और जो एक डेमोक्रेटिक देश में गवर्नमेंट पावर में इसलिए नहीं होती कि वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को छीन ले, बल्कि वो अपने हर एक्शन के लिए जिम्मेदार होती है, अकाउंटेबल होती है, लोगों को जवाब देने पड़ते हैं। और उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सिर्फ इसलिए है, सरकार सिर्फ इसलिए है ताकि लोग अच्छा जीवन जी सके। सरकार लोगों के जीवन को दूभर बनाने के लिए नहीं होती, सरकार होती है लोगों के अधिकारों को की सुरक्षा के लिए, लोगों के अच्छी लाइफ के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।